बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सरवर का सलाम। अडयाला अहदे वफा निभाने के लिए तीनों बहनें मौजूद, मगर कौन कौन सी शख्सियत इमरान खान के नाम पे वोट लेने के बावजूद अडयाला में मौजूद नहीं है, सारा काला चिट्टा आपके सामने रखेंगे। केपीके इस वक्त एहतजाज में, केपीके में इस वक्त लोग सड़कों पर निकले हुए हैं क्योंकि इस वक्त मुमताज आलमदीन शेख इदरीस साहब को कत्ल कर दिया गया है। इसके पीछे के मामलात क्या हैं, ये सब आपके सामने रखेंगे। मरियम नवाज की एक और महाभोंगी आपके सामने रखेंगे जो उन्होंने इस वक्त मीडिया पर आकर कही है। ये तमाम चीजें आपके सामने रखेंगे, बताएंगे वो आपका सवाल। मुझे हजारों मैसेजेस आते हैं रोजाना कि बताया जाए कि पाकिस्तान क्यों डिस्टेबलाइज है, क्या वजह है पाकिस्तान की तरक्की ना करने की। तो इस सवाल का जवाब भी आज हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो सबसे पहले आपको लेके चलते हैं अडयाला में, जहां पर अहद वफा निभाने के लिए तीनों बहनें डॉक्टर उस्मा, नौरीन खान न्याजी और अलीमा खान, तीनों बहनें इस वक्त अडयाला में मौजूद हैं। इनके साथ इस वक्त तमाम वो कारकुन मौजूद हैं, ना जिनको किसी ओहदे की लालच है, ना किसी भी शख्स को किसी मिनिस्ट्री की लालच है, ना किसी को एमएनए बनने की लालच है, ना एमपीए बनने की लालच है। वो तमाम जो लोग हैं इस वक्त अडयाला में मौजूद हैं, जो कारकुन हैं, जिनको पुलिस पकड़ती है, जेलों में डालती है, बंद करती है, लेकिन वो वहां पर पहुंचते हैं। ये एक वीडियो आप देखें, इसमें दो शख्सियत आपको नजर आ रही है। पहला राजा शहबाज भट्टी साहब और दूसरे आपको उस्मान जोड़ा साहब नजर आ रहे हैं। दोनों को पुलिस ने पकड़ा, एक आदमी को तकरीबन 100 से जाहिद दिनों को जेल में रखा, उनको टॉर्चर किया गया, राजा शहबाज भट्टी की लात को फ्रैक्चर किया गया, लेकिन उसके बाद यह शख्स आपको नजर आ रहा है अडयाला जेल के बाहर। और साथ उस्मान जोड़ा जिसको मारा गया, पीटा गया, कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करवाई गई और अडयाला जेल में तन्हाई में रखा गया। जिस तरह इमरान खान साहब तन्हाई में है, 7 से 8 दिन इस शख्स को तन्हाई में रखा गया ताकि इसको साइकोलॉजिकल तोड़ सके, लेकिन ये दोनों आपको अडयाला में नजर आ रहे हैं। लेकिन मोहतरम नाज़रीन इकराम, अडयाला में कौन इस वक्त मौजूद नहीं है, आइए जरा मैं आपको उनके नाम बताता हूं। पीपी 7 से रावलपिंडी 1 से मोहम्मद शबीर अवान साहब, पीपी 8 से रावलपिंडी 2 से जावेद कौसर साहब, पीपी 12 से रावलपिंडी 6 से साद अली खान साहब, पीपी 3 से रावलपिंडी 7 से मलिक फहद महसूद साहब, फिर पीपी 14 से रावलपिंडी 8 से नसीर अली खान, फिर पीपी 16 से इजाज खान साहब। अब इनका मुझे इतला मिली है क्योंकि रावलपिंडी से ताल्लुक रखते हैं और इनका बताया जा रहा है कि ये इस वक्त रावलपिंडी अडयाला में मौजूद नहीं है, जिनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने साथ सिर्फ अकेले नहीं बल्कि अपने साथ कई लोगों को लेके जाके अडयाला में बैठें, कोई हिकमत अमली दें, क्योंकि इमरान खान की बहनों ने कॉल दी थी, वो लोग वहाँ पर मौजूद नहीं है। अलीमा खान ने आज अहम तरीन बात की और इन अहम तरीन बात पे अलीमा खान ने कहा कि मुझे इमरान खान की इस वक्त बीमारी के बारे में कुछ इतलात मौसूल हुई हैं। अलीमा खान ने क्या कहा, ये बात आप सुनिए और फिर मैं आपके सामने तबसरे भी करता हूँ। इमरान खान बड़ी सख्त मुश्किल में है और हम पार्टी ओहदेदारान के अलावा हम किसको अपील कर सकते हैं। हमने सिर्फ उनसे अपील की है, ओहदेदार से डायरेक्टली। मैंने तो सोशल मीडिया पे पहले भी की थी और दोबारा ट्वीट किया है कि एमएनएज और एमपीएस हम सिर्फ इसलिए उनको कह रहे हैं कि जो यहाँ लोग आते हैं ना, वो आके हमें, आपको पता है, आपने भी सुना होगा, वो आके यही कहते हैं कि जो सीनियर लीडरशिप है और जो एमएनएज एमपीएस हैं, अगर वो सीनियर लीडरशिप और एमएनएज और एमपीएस अगर ये लोग पहले आ जाए ना, तो इनको देख के जो बाकी तंजीम है वो मोबिलाइज होती है और फिर वो भी आने को तैयार है। अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान सख्त तकलीफ में हैं और इसकी इमा पर मैंने एमएनएज, एमपीएज और सेनेटर्स से अपील की कि आप अडयाला में आएं और अडयाला में आके बैठें, अपनी जिम्मेदारियों के तहत वहां पर मौजूद हों। लेकिन मोहतरम नाज़रीन किराम, आप हालात अडयाला के बाहर के देख सकते हैं। अडयाला में कारकुनों की एक बहुत बड़ी तादाद है। मैंने आपको सिर्फ ये 2 कारकुनों का बताया कि इन्होंने मुश्किल तरीन जो हालात थे उसके बावजूद वो यहाँ पर मौजूद हैं और कारकुन वहाँ पर मौजूद मिलते हैं क्योंकि हम ग्राउंड पे होते हैं और ग्राउंड पे हम लोग कवर कर रहे होते हैं और हमें पता होता है कि कौन से लोग इस वक्त अलीमा खान के साथ रात तक बैठे रहते हैं और कौन से लोग सिर्फ टिकटॉक्स बनाकर चले जाते हैं। तो मोहतरम नाज़रीन किराम, इस वक्त अडयाला में वाहिद एक ऐसा दिन है जो अलीमा आपा की कॉल पर बहुत से लोग वहां पर मौजूद हैं, लेकिन अगर कोई नहीं मौजूद तो इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी आती है चीफ एग्जीक्यूटिव जनाब सुहेल अफरीदी साहब की, जो एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। अब उन्होंने जो है कल कलम तोड़ हड़ताल की बात की है। मतलब कि एक तरफ बोला जाता है कि जी ये केपीके में कोई मार्च होगा या केपीके में निकल के हम लोग आएंगे तो सूबे की अवाम को तकलीफ होगी। तो मोहतरम सुहेल अफरीदी साहब, ये जो कलम तोड़ हड़ताल आप करने जा रहे हैं, इसका नुकसान किसको होगा?
یہ صوبے کی عوام کو ہوگا جو کے پی کے میں عمران خان کو مینڈیٹ دے کر آئی ہے. بجائے اس کے کہ آپ اس کو کوئی نہ کوئی ریلیف دیں یا کچھ ایسا عمل کریں جو عمران خان کے لیے اچھا ہو, نہ تو اس ہڑتال کا کوئی فائدہ عمران خان کو ہوگا, نہ اس سے عمران خان کی کوئی ملاقاتیں ہو جائیں گی, نہ اس سے کچھ بھی بہنوں کو ریلیف ہوگا, لیکن اس کا اپوزٹ وہاں صوبے کی عوام کو تکلیف ہوگی, دکانیں بند رہیں گی, اس کا کوئی ذرہ برابری فائدہ نہیں ہو رہا. لیکن آپ کو پتہ نہیں مشورے دینے والے کون ہیں اور کون لوگ ان کو مشورے دے رہے ہیں, اس کا ذرہ برابر بھی عمران خان کو فائدہ نہیں ہوگا. اور کے پی کے میں کل ہڑتال ہونے جا رہی ہے, قلم توڑ ہڑتال. مجھے سمجھ نہیں آتا یہ قلم توڑ کا کیا مطلب ہے, کس طرح سے یہ کام کر رہے ہیں. اور یہ واحد چیز ہے جس پہ بار بار ڈسکس کرتے ہیں ہم لوگ, بتاتے ہیں آپ کو کہ یہ جو ابھی اس وقت کام ہو رہے ہیں, نیگلیجنسی ہو رہی ہے, یہ بڑی بھاری پڑے گی پی ٹی آئی کو. اور سمجھنا پڑے گا کہ عمران خان بھٹو نہیں ہیں, عمران خان کے فالوور سندھ میں رہنے والے پیپلز پارٹی کی طرح نہیں ہیں. عمران خان کے فالوورز پڑھے لکھے ہیں, وہ لوگ سوال پوچھنے والے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ عمران خان کو کچھ بھی جیل میں ہو جاتا ہے تو یقین جانیے یہ ورکر آپ کو نہیں چھوڑیں گے. اس کی سادہ مثال آج آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والے جو ورکرز تھے, انہوں نے چیئرمین پی ٹی آئی جناب بریسٹر گور کے گھر کے باہر احتجاج کیا, اور انہوں نے جو ہے بریسٹر گور کی جو پالیسیز ہیں اس کے خلاف نعرے بازی کی, اور یہ گھر کے باہر احتجاج ہونا کارکنوں کے شروع ہو چکے ہیں. اور اس وقت ان کے مطالبات ہیں کہ جو بورڈ بنایا گیا کشمیر میں وہ انتہائی غلط ہے, اس کو نظر ثانی کی جائے, اور جو ٹکٹس کی تقسیم ہے اس پہ بھی اب سوال اٹھانا یہ ورکر شروع ہو چکے ہیں. میں بار بار آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو پی ٹی آئی کا ورکر ہے یہ پڑھا لکھا ورکر ہے, یہ سوال پوچھنے والا, بات کرنے والا ورکر ہے, یہ بریانی کی پلیٹوں والا ورکر نہیں ہے. یہ آپ سے پوچھے گا بھی, اور جب اس کو جواب نہیں ملے گا تو یہ احتجاج کرے گا, یہ آئے گا آپ کے ساتھ, کیونکہ عمران خان نے اسے آزاد کیا ہوا ہے. یہ کوئی بریانی کی پلیٹوں والا, یہ جی اے بھٹو کا نعرہ لگانے والا جاہل سپورٹر نہیں, بلکہ پڑھا لکھا, ایماندار اور اپنے ملک سے محبت رکھنے والا سپورٹر ہے. اور یہ آپ کے پاس آئے گا, سوال پوچھے گا, چاہے جو ہو جائے, کیونکہ اس نے تکلیفیں بھی برداشت کی ہیں 9 مئی میں, اس نے مارے بھی کھائی ہیں, اور اب یہ جانتا ہے کہ اس نے کس طرح سے آپ لوگوں سے ریلیف لینا ہے. اور کچھ ایسی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ اب ہر کارکن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان کی رہائی کا اگر ہمیں پلان 1 مہینے تک نہیں ملتا تو ہم ہر کسی کے گھر کے باہر جا کے دھرنے دیں گے. اور اگر ان لوگوں نے تب بھی نہیں سنا تو پھر ہم ان کے خلاف سب سے پہلے احتجاج کریں گے, ان کو گھروں سے باہر نکالیں گے. محترم ناظرین کرام, آگے چلیں تو اس وقت کے پی کے میں حالات انتہائی خطرناک ہیں. لوگ سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں, احتجاج ہو رہے ہیں, اور اس وقت مسجدوں میں جو اعلانات ہو رہے ہیں وہ بڑے خوفناک ترین ہیں. دیکھیں اس وقت ممتاز عالم دین شیخ ادریس صاحب جو ہیں ان کو قاتلانہ حملہ ان پہ ہوا اور وہ اس میں شہید ہو گئے. اور اس شہادت کی خبر جب سنتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ دیکھیں کسی پر بھی ہوا ہے تو وہ شہید ہی ہیں ہماری طرف سے. لیکن وہ پاکستانی میڈیا جو ایک اسرائیلی شہری کو شہید کہہ رہا تھا, جب ان کو خبر ملی تو انہوں نے کہا کہ جی جام حاق ہو گئے. اب آپ اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا کہاں پر آ چکی ہے. ایک طرف اسرائیلی کو آپ نے شہید بتا دیا, اور دوسری ہی جانب جب ایک عالم دین شہید ہوئے تو ان کو آپ نے جام حاق بتایا. اب یہ جو شیخ ادریس صاحب ہیں, ان کے بارے میں جب تھوڑی سی میں نے ریسرچ کی, یہ جے یو آئی سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ سابق ایم پی اے بھی رہ چکے ہیں اور امیدوار بھی رہ چکے ہیں ایم پی اے کے. اب انہوں نے جو ہے کچھ چند دنوں میں کچھ ایسی سٹیٹمنٹس طالبان کے خلاف دی تھی جس کی وجہ سے آج بتایا جا رہا ہے کہ ان پہ یہ حملہ ہوا ہے. میں آپ کو ان کی طرح سپیچ سنواتا ہوں کیونکہ انہوں نے وہ پشتو لینگویج میں کی ہوئی ہے, تو ٹرانسلیشن کے ساتھ میں آپ کو سنواتا ہوں کہ انہوں نے کیا باتیں کی ہوئی تھی. یہ آپ ان کی ویڈیو سنیے گا. یو ټکی ویل شي وغدا چې خلقا تاسو پیغمبران او صحابه نه دي معاف کړی, مونږ به سماف کړي. دا یو ټکی کافي دی. بس عمر دفاعي پوزیشن د خپل کار به کو سره لګیا وي خلک. تو آپ نے سنا اس وقت جو شیخ ادریس صاحب ہیں وہ یہ بات کر رہے تھے کہ یہ جو فتنۃ الخوارج کے لوگ ہیں, یعنی کہ یہ فتنۃ الخوارج اکثر کہا جاتا ہے طالبان کو, اور طالبان کے جتنے بھی قائدین ہیں ان کو کہا جاتا ہے. تو فقہ دیوبند سے تعلق رکھنے والے شیخ ادریس صاحب یہ فرما رہے تھے کہ یہ جو فتنۃ الخوارج ہیں یہ فسادات کرتے ہیں, انبیاء کے نام پر سیاست کرتے ہیں, اور ان کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہے. اور بڑا ہی سخت سٹانس تھا جو اس وقت طالبان جو ہیں وہ اپنا قہر برپا کر رہے ہیں معصوم بچوں کے اوپر. تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایک دہشت گردی کے خلاف ایف آئی آر بھی کاٹی گئی ہے وہاں پر, بتایا جا رہا ہے کہ ان کے پیچھے بھی ٹی ٹی پی یعنی کہ تحریک طالبان پاکستان یا طالبان کا اس میں ہاتھ بتایا جا رہا ہے. ہندوستانی میڈیا اس پہ بہت سارا پروپیگنڈا کر رہا ہے, لیکن حقیقت ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ حقیقت میں ان پہ حملہ کرنے والے کون لوگ ہیں. محترم ناظرین کرام, آگے چلیں تو پنجاب کی طرف رخ کرتے ہیں. پنجاب میں ہماری باجی, ہماری پیاری باجی مریم نواز شریف, ہماری دلوں کی دھڑکن جناب مادر ملت, فرماتی ہیں کہ میں تو پاکستانی عوام سے تنخواہ نہیں لیتی.
I don't take salary, but I'm here to take pressure. You are paid to take pressure. पाकिस्तानी अवाम के टैक्स के पैसों से तनख्वाह नहीं लेती लेकिन 11 अरब का जहाज लेती हैं। बाजी पाकिस्तानी अवाम के टैक्स के पैसों से तनख्वाह नहीं लेती लेकिन लाखों रुपए का प्रोटोकॉल लेती हैं। बाजी पाकिस्तानी अवाम के टैक्स के पैसों से तनख्वाह नहीं लेती लेकिन मोहतरम नाज़रीन इकराम अरबों रुपए की सर्जरी ज़रूर करवाती हैं। बाजी पाकिस्तानी अवाम के टैक्स के पैसों से तनख्वाह नहीं लेती लेकिन हमारी प्यारी बाजी लंदन, न्यूयॉर्क, जापान के फ्री दौरे भी करती हैं और वहां पर घूमने भी जाती हैं। हमारी बाजी तनख्वाह तो नहीं लेती लेकिन लाखों रुपए के एवन फील्ड फ्लैट लेती हैं। हमारी बाजी तनख्वाह तो नहीं लेती लेकिन उसके अवज लाखों गाड़ियां लेती हैं और गाड़ियों में जो एक एक टायर होता है वो 4-4 करोड़ रुपए का लेती हैं लेकिन हाँ तनख्वाह वो नहीं लेती। तो ये समझ जाना चाहिए आपको कि ये जो लोग हैं ये अवाम को बेवकूफ़ समझते हैं। और यकीन जानिए आप जो मुझे सुन रहे हैं, आप अगर इस वीडियो पे आए हैं और यहां तक मुझे देख रहे हैं तो यकीनन तौर पर आप अगले कुल लोगों की महफिल में शामिल होते हैं, वो लोग जो बातों को समझते हैं। लेकिन जरा जाके इनके सपोर्टर से अगर ये बात पूछे ना आप तो वो इस बात को मानते होंगे। तो यही हालात इनके सियासतदानों के हैं। तो बाजी यहां पर पाकिस्तानी अवाम जो है वो पढ़ी लिखी है, पाकिस्तानी अवाम के अंदर शऊर है, वो आपकी इन बातों में बिल्कुल भी नहीं आएगी। मोहतरम नाज़रीन इकराम, एक सवाल जो बार बार हमसे पूछा जाता है और वो ये है कि पाकिस्तान डिस्टेबलाइज क्यों है, पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी 75 सालों से क्यों चलती चली आ रही है और पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं करता। इस चीज का जवाब जो है मैं आज आपको बड़ा ही तसल्ली बख्श दूंगा। तो मोहतरम नाज़रीन इकराम, एक किताब आई थी नो एग्जिट पाकिस्तान और ये किताब लिखी थी डैनियल मर्कजी ने। अब उस किताब में वो 3 वजूहात बताते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान को नहीं छोड़ सकता। पहली वजूहात बताते हैं कि न्यूक्लियर प्रोग्राम जो पाकिस्तान का है वो इतना बड़ा है कि हम पाकिस्तान को चाहकर भी छोड़ नहीं सकते। दूसरी बड़ी वजूहात पाकिस्तानी अफवाज को बताते हैं कि वो इतनी काबिल है कि वो दुनिया में कहीं पर भी डिस्टेबलाइज कर सकती है किसी भी इकॉनमी को, तो हम इस वजह से भी नहीं छोड़ के जा सकते। तीसरी वजूहात वो बताते हैं चाइना से ताल्लुकात की, कि पाकिस्तान के जो लीडरान हैं, जो अस्करी क़यादत है, उसकी चाइना के साथ बहुत ज़्यादा गहरे ताल्लुकात हैं जिसकी वजह से हम उनको भी छोड़ के नहीं जा सकते। लेकिन इसके बाद वो लिखते हैं कि हम पाकिस्तान को तरक्की करने की भी इजाज़त नहीं दे सकते, हम पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज रखते हैं। अगर पाकिस्तान स्टेबलाइज हो जाता है तो वो पूरे एशिया और पूरे मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करेगा, जो कि हम नहीं चाहते। और इसकी वजह से, और यही वजह से डैनियल मर्की अपनी किताब में लिखते हैं कि हम जो है एक थ्योरी इस्तेमाल करते हैं और वो थ्योरी है इनके लीडरान को खरीद लेना और अपनी मनपसंद हुकूमत बनाना। और डैनियल मर्की अपनी किताब में लिखते हैं कि ये हमारी प्लानिंग है कि पाकिस्तान कभी भी तरक्की ना करे, क्योंकि अगर पाकिस्तान तरक्की कर गया तो मिडिल ईस्ट पे रूल करेगा, अगर पाकिस्तान तरक्की कर गया तो वो एशिया पे रूल करेगा, अगर पाकिस्तान तरक्की कर गया तो फिर चाइना के साथ जो भी ताल्लुकात हैं, जो बातें हैं, वो अमेरिका को नहीं पता लगेंगी और पाकिस्तान खुद मुख्तार हो जाएगा। यही वजह है कि आज ऐसे लीडरान पाकिस्तान पर मुसल्लत ही किए हुए हैं जो अमेरिका में जाके डोनाल्ड ट्रंप को ग्रेट प्रेसिडेंट कहते हैं। जिसकी वजह क्या है? देखिए, हमने इतनी बड़ी साजिश कराई लेकिन हमें क्या फायदा हुआ? हमारा आज भी जो पासपोर्ट है वो कमजोर तरीन पासपोर्ट के 4थे नंबर पर आया है। याद रखिएगा कि हमारे पाकिस्तानियों को यूएसी निकाला जा रहा है। याद रखिएगा कि पाकिस्तानी वीज़ा जो है, पाकिस्तान को जो वीज़ा देने वाली कंट्री है, कोई ऐसी अहम कंट्री नहीं है जो हमें फ्री वीज़ा देती हो। ये हालात है हमारे इस मुल्क के। इमरान खान क्या कहता था? इमरान खान कहता था कि वो कौमें जो अपना वक़ार भूल जाती हैं, अपनी खुद मुख्तारी भूल जाती हैं, वो कभी भी अपनी कदर नहीं करवा पाती और दुनिया भी फिर उनकी कदर नहीं करती। आज वो लीडर जो खुद मुख्तार था, उसने अपनी हुकूमत कुर्बान की, उसने अपने सकून कुर्बान किया और आज वो तन्हाई के आलम में इस वक्त अडयाला जेल में मौजूद है। जो एस्टैब्लिशमेंट, जो अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान में करती है कि कोई बड़ा लीडर हो तो उसकी लीडरशिप भी खरीद लेती है, तो आज यही चीज़ें हम देख रहे हैं कि इमरान खान की जितनी लीडरशिप है वो इमरान खान की बीमारी पर खामोशी अख्तियार किए हुए है, इमरान खान की बीमारी को नॉर्मलाइज कर रही है और ये चीज़ें इंतहाई गलत और गैर मुनासिब हैं जो कि इस वक्त नहीं होनी चाहिए। तो मोहतरम नाज़रीन किराम, हमें आवाज़ उठानी चाहिए इन तमाम चीज़ों पे। जो इस वक्त कारकुन करने जा रहे हैं कि आपने एहतजाज करना है, आप बिल्कुल करें, लेकिन एक मरतबा शीशे में खड़े होकर सवाल ये पूछिएगा कि इमरान खान जो तकलीफ़ बर्दाश्त कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है? वज़ीर आज़म बनने के लिए
تقریباً کوئی 73 یا 74 ایئرس اس کی ایج ہے. اب وہ وزیر اعظم بننے کے لیے جدوجہد کرے گا؟ بالکل بھی نہیں. وہ جدوجہد کر رہا ہے آپ لوگوں کے لیے. اور ہماری اس وقت کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟ شیشے میں بیٹھ کے سوال پوچھیے گا اور پھر ایک کمرے میں نا اپنے آپ کو بند کر لیجئے گا اور پنکھا مت چلائیے گا, کیونکہ عمران خان بھی اسی کیفیت میں گرمی کے اندر اس وقت اڈیالہ جیل کے اندر ہے. تو محترم ناظرین کرام, ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو خوددار ہوگا, جو قوم کی بات کرے گا, اس کو ہٹا دیا جائے گا, جس طرح عمران خان کو ہٹایا, اور پھر پپٹس بٹھائے جائیں گے بیرسٹر گوہر جیسے, شہباز شریف جیسے, مریم نواز جیسے. مجھے اجازت دیجیے گا, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. پاکستان زندہ باد.